हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम क्या देखेंगे? तो आज हम देखने वाले हैं मेजर लैंडफॉर्म्स। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, हो सकता है अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हो तब ये आपके पार्ट 4 होंगे चैप्टर 3 के। हाउएवर किसी किसी बुक में ये जहाँ से अब मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ वो एक सेपरेट चैप्टर में भी दिए हुए हैं। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू चेक इट आउट। हो सकता है आपके चैप्टर का हेडिंग होगा अर्थ्स मेजर लैंडफॉर्म्स या मेजर लैंडफॉर्म्स, या ऐसा भी हो सकता है आवर चेंजिंग अर्थ के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक हो। तो चलो शुरू करते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि इस चैप्टर में है क्या। तो इस चैप्टर में या इस वीडियो क्लिप में हम जानने वाले हैं लैंडफॉर्म के बारे में। यानी हम देखने वाले हैं कि ये जो अलग अलग तरह के ज़मीन पाए जाते हैं जैसे कि हिल, प्लेटू, प्लेन, माउंटेन, ये क्यों होता है और ये होता कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Earth's landforms. The major landforms in the Earth's surface are a result of endogenous forces और endogenic forces. जितने भी अर्थ में लैंडफॉर्म देखते हैं वो आखिर हुए कैसे हैं, ये हिल, प्लेटू, प्लेन, ये बना कैसे? तो ये सारे एंडोजेनिक फोर्स के रिजल्ट हैं। एंडोजेनिक फोर्स याद है आप लोगों को? वो फोर्स जो कि धरती के नीचे काम कर रही होती है। अब जब धरती के नीचे जो फोर्स काम कर रही होती है उसका इफेक्ट नज़र आता है लैंड के ऊपर। जैसे हमने एक लेक्चर में वॉल्केनो कवर किया था ना, तो उसमें हमने देखा था कि क्रेटर लेक बन जाते। तो हुआ क्या, हिल बना ना उस तरीके से ही। जब आपका फटा वॉल्केनो तो वो कैसा शेप ले लिया? हिल का शेप ले लिया। वैसे ही डेक्कन प्लेटू रीजन भी हमने देखा कि वॉल्केनो के रिजल्ट में बने। तो नो डाउट एंड्रोजेनिक फोर्सेस के कारण लैंडफॉर्म में डिफरेंसेस नजर आते। हाँ, एक्सोजेनस फोर्सेस क्या करते हैं तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि एंडोजेनिक फोर्स जो होते हैं उनके इफेक्ट को कम करते हैं। अब ये जो लैंडफॉर्म का फॉर्मेशंस होता है इनमें दो प्रोसेस सबसे ज़्यादा एक्टिव है। ये दो प्रोसेस है वेदरिंग और दूसरा होता है इरोजन। वेदरिंग क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रॉक पार्टिकल्स का टूट करके सॉइल पार्टिकल्स में, फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड ह्यूमन इज कॉल्ड वेदरिंग। यानी कि बड़े पत्थर के टुकड़े का टूट करके फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना, और किसके कारण? विंड, वाटर, एयर, इन सब के कारण। तो इसको हम वेदरिंग कहते हैं। अब जब वेदरिंग होती है यानी कि जब फाइनर पार्टिकल्स आए तो ऑब्वियस सी बात है फिर वही विंड वाटर के कारण वो फाइनर पार्टिकल्स क्या होंगे? अपनी जगह से उड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे, यानी कि इरोजन होगा। तो वेदरिंग यानी कि फाइनर पार्टिकल्स का बन करके ज़मीन में बिछना और फिर हवा के द्वारा उसका उड़ जाना, इसके कारण भी नो डाउट लैंडफॉर्म वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है डिपोजिशन और इरोजन का, इसके कारण हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको। तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि रिवर के कारण, रिवर भी तो एक तरह का फोर्स है ना, तो रिवर के कारण लैंडफॉर्म में क्या वेरिएशन होता है। आप लोग तो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि पानी जो जब जाती है, जो रनिंग वाटर होता है वो कैसा होता है? बहुत स्पीड में बहता है नदी का पानी, और जो उसके रास्ते में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सबको खींच के ले जाता है। तो यही पढ़ना है कि जब ये खींच करके ले जाते हैं तो क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। पहले तो ये जानते हैं कि जब पानी बहती है तो खींच के क्या क्या चीज़ें ले जाती है। पहले जो रॉक से ये पार कर रही है, मतलब कि जो भी रॉक के टुकड़े से टकरा रही है उसको भी इरोड करती है। दूसरा, जो उस इलाके में जितनी भी मटेरियल्स हैं जो कि इरोड हुए हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और तीसरी, जिधर ले गई है, मतलब यहाँ से तो ले गई और उसको जा कर के कहीं और डिपॉजिट कर देती है। क्लियर है? इसको समझना है तो ऐसे देख लो, घर में कचड़ा गिरा हुआ है, आप पानी मार रहे हो। जब पानी मारते हो तो क्या देखते हो? वो कचड़ा पानी के साथ कुछ दूर आगे की ओर बह जाता है और एक जगह जाके जमा हो जाता है, देखते हो? बस नदी में भी यही काम होता है। तो ये है रिवर का वर्क। अब इससे अलग अलग वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म कैसे देखने को मिलते हैं तो वो हम लोग अब देखते हैं। पहले कुछ टर्म्स अच्छे से जान लेते हैं हम लोग उससे पहले कि रिवर से जुड़े हुए क्या क्या टर्म्स हैं। पहला, जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उसे सोर्स कहते हैं। ये तो अच्छे से पता होगा, नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? माउंटेन से होती है। अब नदी की शुरुआत हुई, सोर्स हो गया। अब वहाँ से वो क्या होता है? वैली के स्लोप में नदी जो है वो नीचे की ओर बह के जाती है, और जब बह के जाती है तो कहाँ मिलती है? सी, ओशियन या लेक में। और हाँ, एक चीज़ और, जिस जगह पर पे एक रिवर दूसरी नदी से या अपने ही दूसरे ट्रिब्यूटरी से, अपने ही दूसरे अंग से मिलती है उसको हम उसका माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ।
और हाँ, जिस एरिया में रिवर का पानी फैलता है, जहाँ जहाँ पर पे पानी भींगाता है, उस एरिया को हम रिवर बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर बेसिन। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे रिवर से जुड़े हुए। अब आते हैं कि ये नदी की जो शुरुआत होती है सोर्स से लेकर के सी तक का रास्ता कैसा होता है और इससे लैंडफॉर्म वेरिएशन देखने को कैसे मिलता है। तो सी, ये तो समझ गए हो कि रिवर की शुरुआत होती है माउंटेनस रीजन से, जिसको हम सोर्स कहते हैं। अब उस सोर्स से लेकर के इसके समुद्र में मिलने तक 3 कोर्सेज होते हैं, मतलब कि जो उनका पूरा सफ़र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है जब वो निकल रही है अपने सोर्स से, तो वो होता है अपर कोर्स। उसके बाद आता है मिडिल कोर्स एंड देन आता है लोअर कोर्स। दिख रहा है, पहाड़ है, पहाड़ से नदी निकल रही है रिवर सोर्स से और वो ओशियन तक जा रही है। तो रास्ते में उसे 3 उनके जो पूरा जर्नी है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अब इन तीनों कोर्स के बीच में कुछ नए लैंडफॉर्म का फॉर्मेशंस होता है। तो चलो आओ देखते हैं कि क्या क्या लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अपर कोर्स, अगर अपर कोर्स की बात करूं तो ये वो वाला पोर्शन आता है जहां से रिवर की शुरुआत होती है, यानी बेसिकली माउंटेनस वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर रिवर का जो सबसे बड़ा काम होता है वो एक ही होता है, वो है इरोजन कैरी आउट करना। मतलब कि चूंकि ये पहाड़ से निकल रहा है तो ढलान की ओर गिर रहा है ना, तो अपने साथ वहां से मटेरियल्स को बहा करके ले जाता है फुल वेलोसिटी में। और कई बार क्या होता है, जो रॉक के बड़े बड़े टुकड़े पत्थर होते हैं, जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, उनको भी फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है और पानी के साथ बहा करके ले जाता है। ठीक है, अब जब ये अपर कोर्स में जब होता है तो उस केस में ना, चूंकि ये वैली एरिया से पार हो रहा है, तो वैली एरिया से पार होते समय वैली का बेड, मतलब वैली का जो बीच का हिस्सा है, उसमें सबसे ज़्यादा इरोजन क्रिएट करता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, वैली के एकदम बीचों बीच में गड्ढे हो जाते हैं, बड़े बड़े गहरे गड्ढे, और उनका जो वॉल है वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है। इस तरह के फॉर्मेशन को गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉर्ज। वैसे ही कई बार क्या होता है, हिली एरियाज में रिवर जो है वो स्पीडीली जा रहा है और यहाँ पे भी इरोजन करता है, और करता क्या है, वैली को थोड़ा चौड़ा कर देता है और वी शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसे कहते हैं वी शेप्ड वैली। आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे ये बेटर समझ में आएगा। सी, दिख रहा है, ये पत्थर के टुकड़े हैं। पहले तो आप गॉर्ज को देखो, बड़ा सा डीप एरिया बन गया है जिसमें पानी आ गया, वो हो गया गॉर्ज का फॉर्मेशन। वैसे ही मान लो एक नैरो गली बन जा रही है स्टिपी में और वी शेप बन रहा है, तो वो हो गया वी शेप्ड वैली। क्लियर है? वैसे ही और भी कुछ टर्म्स हैं या और भी कुछ लैंडफॉर्म्स हैं जो देखने को मिलते हैं अपर कोर्स में। एक है वाटरफॉल। देखो, जब भी रिवर फॉल करता है ऊंचाई एक एंगल से, तो उस केस में वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। देखते हो, ऊंची ज़मीन और ऊंची ज़मीन से जोर से पानी नीचे की ओर फेंका रहा है, मतलब एलिवेशन ऊंचा है। क्लियर है? जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब रिवर तो ऊंचा से गिर गया, अब वो प्लेन रीजन में आ रहा है। तो जब वो प्लेन रीजन में फ्लो करता है ना, तो उस समय ना ये रास्ते में ट्विस्ट्स एंड टर्न्स बनाता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, और बेंड्स, मतलब कि वो मोड़ बने हुए रहते हैं, एस लाइक स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं मियांडर्स। क्या कहते हैं? मियांडर्स। ओके, अब कई बार क्या होता है, ये मियांडर्स जो होते हैं, इनमें से एक टुकड़ा जो होता है वो एकदम सेपरेट हो जाता है बाकी पानी के हिस्सों से। जैसे घर में जब पानी बहाते हो तो देखते हो थोड़ा सा पानी साइड होके निकल गया और साइड में एकदम चला गया, बस उसी तरीके से। तो ये कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन के कारण कुछ लूप्स में अंडर के सेपरेट हो जाते हैं, और जब वो सेपरेट होते हैं तो यू लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं पानी का, और यही यू लाइक स्ट्रक्चर को हम ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ऑक्सबो लेक्स? देखो ये पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देख के आसानी से क्लियर होगा। ये तो आपको दिख रहा है मियांडर्स हैं जो रेंगे वे टाइप बने हुए हैं, वेव लाइक स्ट्रक्चर। अब इसी में से एक जो आपका यू शेप था, जो इनका ट्विस्ट एंड टर्न्स था, उनमें से एक सेपरेट हो गया, और वो किसके फॉर्मेशन को रिजल्ट किया? ऑक्सबो लेक्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं फ्लड प्लेन क्या होता है। तो सी, जब प्लेन रीजन से बहता है पानी रिवर का, तो वो करता क्या है, बैंक एरियाज में, यानी वो जो रिवर के जो साइड है उसमें बहुत ज़्यादा इरोशनल एक्टिविटीज़ एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ कैरी आउट होता है। तो जो इसके साथ सेडिमेंट्स आए हैं वो एक जगह आके जमा हो जाते हैं नदी के किनारे, बैंक्स पे।
तो ये जो नदी के किनारे जमा होते हैं तो जो लैंड फॉर्मेशन रिजल्ट करता है उसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ग्रीन कलर स्ट्रक्चर से। क्लियर है? अब जब ये फ्लड प्लेन फॉर्म करते हैं तो देखते होगे कि उसके एंड में क्या होता है, थोड़ा ऊंचा बनता है। फ्लड प्लेन के एरिया में ऑब्वियसली बात है, पानी जब बह के जा रही है अपने साथ मिट्टी लेके जा रही है तो मिट्टी कहीं तो जमा होकर थोड़ा सा ऊंचाई बनाएगा ना। तो ये जो ऊंचा स्ट्रक्चर बनता है इसको लेविस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविस। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेविस। क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट द कोर्स ऑफ रिवर इन द मिडिल पार्ट, यानी कि मिडिल में जब बहता है उस समय, या कह सकते हो मिडिल में बहता है, या आप कह सकते हो इसे अपर कोर्स का भी ये हिस्सा काउंट होता है। ठीक है, तो उस समय ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो मैंने यहाँ एक और ड्राइंग बनाया, दिख रहा है कि ग्रीन पोर्शन से फ्लड प्लेन्स दिख रहे हैं, उसके बीच से पानी जा रही है। तो होता क्या है, नदी के जस्ट किनारे में थोड़ा सा रेस्ट प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, इसी रेस्ट प्लेटफॉर्म को हम लेविस कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं लोअर कोर्स की ओर। हो क्या गया, पहाड़ से निकल गया पानी, पहाड़ से निकलने के बाद वो नीचे की ओर आया, प्लेन रीजन में उसका हमने देख लिया मूवमेंट कैसा होता है। अब हम देखते हैं तब जब वो समुद्र के पास पहुंचने वाला है, यानी कि लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में जो नदी है वो अब समुद्र से मिलने वाली होती है, बट मिलने से पहले ये ना बहुत सारा पानी और एल्यूवियम लेकर आती है, जिसके कारण इसका स्पीड स्लो हो जाता है। ठीक है, और चूंकि बहुत सारा सेडिमेंट होता है तो सेडिमेंट जो है वो सैंड बार के फॉर्म में जमा हो जाता है। सेडिमेंट जानते हो ना क्या होता है, कि जो अपने साथ सैंड सिल्ट वगैरह लेकर के आ रही है, इसे ही सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, इमेज में देखो क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने एक इमेज है, दिख रहा है, रिवर का फ्लो है, मेंडर्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, लेक बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है। अब देखो ये दिख रहे हैं बहुत सारे नेटवर्क्स में टूट गया है हमारा वो नदी, तो जब वो टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। हाँ, बट जब ये नदी बहता है तो रास्ते में कहीं ना कहीं सेडिमेंट छोड़ता जा रहा है, जो कि ब्राउन रीजन से आपको दिखाया जा रहा है। ओके, तो ये सेडिमेंट डिपॉजिट्स हो रहे हैं। क्लियर है? तो समुद्र से मिलने से पहले क्या होगा, सेडिमेंट डिपॉजिट्स होगा। उसके बाद क्या है, चूंकि सेडिमेंट डिपॉजिट्स होने के कारण बहुत सारे चैनल में टूट जाता है वो मेन रिवर, बहुत सारे स्ट्रीम्स में टूट जाता है, और ये जो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। अभी फिर से वही लो, पानी जब फेंकते हो आप तो स्टार्टिंग में तो एक लय में जाता है, बट उसके बाद देखते हो पानी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाता है और बहुत सारा नेटवर्क बना देता है, तो वही होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। और हर डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो अपनी अलग से मिलता है, किससे? सी में जा करके। ठीक है, और हाँ जब ये मिलता है ना तो उस समय सेडिमेंट्स एक जगह जमा हो जाते हैं और एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं, इसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। क्लियर है? समझ गए हो? तो देखो ये सी में मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो डेल्टा का फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ गया है। सो ये था रिवर का कोर्स, कि कैसे एक नदी माउंटेन से निकलती है और वो अपना कैसे जर्नी तय करती है टू द सी। इसमें हमने देखा कि जब वो माउंटेन से निकलती है और जब तक वो सी में मिलती है तो वो बहुत सारे लैंडफॉर्म को क्या देती है, रूप दे देती है, जैसे कि मियंडर्स का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सबो लेक्स हो गए, डेल्टा हो गए, फ्लड प्लेन हो गए, लेवीज हो गए, लाइक दिस। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था, होपफुली आपको समझ में आ गया है। हाउएवर अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड या टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद इट्स नाउ योर ड्यूटी टू कैरी आउट दिस क्वेश्चंस। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, एक है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स और दूसरे हैं हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। तो होपफुली यू विल कैरी आउट दिस एट योर होम। एंड या एक चीज़ और, हमने आज जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो सिर्फ रिवर को लेकर के थी, कि रिवर कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म को वेरिएशंस देती है। नेक्स्ट के लेक्चर में हम डील करेंगे कि आइस कैसे काम करता है, सी वेव्स कैसे काम करते हैं, और आपके जो सैंड्स हैं यानी कि डेजर्ट एरियाज में लैंडफॉर्म का वेरिएशन देखने को कैसे मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी चीज़ों के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंड या अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस चाहिए और चाहते हैं कि आपका एकेडमिक और इम्प्रूव हो सके एंड आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो सके, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून टू अस।
So for today, bye bye.